Jain viewers, this is Pankaj Kumar. Topic which we are going to study is enzyme. What do we understand by enzyme? एंजाइम शब्द से हम लोग क्या समझते हैं जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. एंजाइम किसी भी रिएक्शन में बायोकैटलिस्ट का काम करता है. बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज को उत्तेजित कर दे और उस रिएक्शन में वो उत्तेजित करके उस रिएक्शन को फास्ट करने का काम करेगा. ये उसी प्रकार से आप समझ सकते हो जब दो सहेलियों में एक तीसरी सहेली आके उनमें फूट डालती है और फूट डालने के बाद से ए और बी सहेली में प्यार बढ़ जाए. ऐसा तो होता नहीं, फूट डाला जाता है तोड़ने के लिए. तो फूट डाला और ए और बी सहेली क्या हो गई, अलग अलग हो जाती है. तीसरी जो सी सहेली थी वो दोनों उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा. तो यहां पे ए और बी पहले साथ साथ थी. ए और बी पहले क्या थी, साथ साथ थी. यहां पे हम लोग सी दे रहे हैं. ये सहेली बाहर से आती है और इसमें क्या करती है, फूट डालती है, दोनों में कानाफूसी करती है, जिसकी वजह से इन दोनों में मनमुटाव होता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. हालांकि रिएक्शन में आपको कभी भी सी नहीं दिखेगा. उस सहेली का आपको कहीं पे भी जिक्र नहीं दिखेगा जिसने फूट डाली है. उन दोनों का रिलेशन, सी का रिलेशन इससे भी अच्छा है और बी से भी अच्छा है. मतलब बी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है बट लाइक ए कैटलिस्ट, जो कि किसी भी रिएक्शन को बहुत ही उत्तेजित कर देता है, जिससे रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है. सपोज कि अगर यहाँ पे सी पार्टिकल नहीं रहता, ये सी पार्टिकल क्या है, ये सी पार्टिकल एंजाइम है, ये और कुछ नहीं, ये क्या है, एंजाइम है. वैसे ये रिएक्शन में किस तरह से काम करता है, ए और बी को जब ये रिएक्ट करता है तो सी इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ए या बी टूट जाते हैं. अब ये एंजाइम के नेचर के ऊपर होता है कि वो टूटेगा या जुड़ेगा या फिर किस तरह से वो रोल प्ले करेगा. एंजाइम जो वर्ड दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, डब्ल्यू कोहेन के द्वारा दिया था. और एक्चुअल में जो एंजाइम होते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे. इनकी संरचनाएं अलग अलग हो सकती है. ये हमारे पास एंजाइम है और इस एंजाइम के पास एक साइट है, बाइंडिंग साइट, जिसको हम लोग एक्टिवेशन साइट या एक्टिव साइट भी कहेंगे. कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर सकता. कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता. अगर मैं यहाँ पे 3 डायग्राम बना रहा हूं और ये सबस्ट्रेट है कोई S1 S2 S3, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा बाइंड करेगा. क्या S1 यहाँ पे बाइंड करेगा, नहीं करेगा. क्या S2 यहाँ पे बाइंड करेगा, नहीं करेगा. या S3 यहाँ पे बाइंड करेगा, नहीं करेगा. ये किस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से इस साइड पे फिट बैठेगा. तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों को लगा कि S1 फिट बैठेगा, तो सही जवाब है ये यहाँ पे आके फिट बैठेगा और ये इस तरह से आपको साइड के साथ बाइंड करेगा, जिसकी वजह से ये फर्दर ये बाकी ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे बाइंड नहीं करेंगे और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगा. होगा क्या लास्ट में, ये सबस्ट्रेट जो हम लोग ने S1 बाइंड करवाया है वो प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा और हमारे पास जो एंजाइम था, हमारा एंजाइम जैसे का तैसा रह जाएगा. और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया. तो हम लोग ने क्या देखा कि इस एंजाइम के पास रेड वाला जो है वो एंजाइम है. एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड किया. ये सबस्ट्रेट किसी के लिए भी बाइंड नहीं कर सकते. ये सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के साथ नहीं बाइंड कर सकता है. या फिर हम लोग यूं कहें कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम किसी के भी साथ बाइंड, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता. तो दे हैविंग स्पेसिफिक साइट फॉर द सबस्ट्रेट, जो कि बाइंड करने के बाद से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता. क्या होता अगर एंजाइम यहाँ पे मौजूद नहीं होता, अगर एंजाइम यहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो एंजाइम यहाँ पे अगर मौजूद नहीं होता तो ये सबस्ट्रेट को बहुत ही लंबा समय लगता है, बहुत ही लंबा समय लगता है प्रोडक्ट बनने में. इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कि आप लोग दौड़ रहे हो, एक रेस है आपके और आप ही के बीच, दो कंडीशंस में. ये कैसे होगा, और आपके और आप ही के बीच में ये कंडीशन ये है. पहले वाले रेस में अगर हम लोग बात करें कि हर्डल्स छोटे हैं. हर्डल्स मतलब क्या, इस दिशा में आप दौड़ते चले जा रहे हैं, इस दिशा में आप दौड़ते चले जा रहे हैं. बीच में क्या है, लकड़ियां हैं. लकड़ी हर्डल्स वाले आपने रेस देखी होंगी, कूदते कूदते फिर कूदो, फिर लकड़ी आएगी फिर कूदो, उस तरह का हर्डल्स रेस है. ठीक है, ये छोटे छोटे हर्डल है. नेक्स्ट वाले में आपने क्या देखा, नेक्स्ट ये सेकंड केस वाले में यहाँ पे नीचे बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी हर्डल्स हैं, लंबी लंबी हर्डल्स. ठीक, ये जो लंबी लंबी हर्डल्स हैं, इस हर्डल्स में आपको दौड़ने के लिए क्या ऐसा लगता नहीं है आपको कि इस हर्डल्स को अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको ज्यादा कूदना पड़ेगा
इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, यहां पे आपको कम कूदना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एनर्जी बचाओगे, और जैसे आप एनर्जी बचाओगे तो सेम डिस्टेंस आप ज्यादा कवर करोगे कम समय में, ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे कम समय में, उतने ही समय में आप इस वाले रेस में बहुत ही ज्यादा समय लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स क्या है, ऊंची ऊंची है। जैसे हर्डल्स ऊंची ऊंची है तो आपको ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी ज्यादा लॉस होने का मतलब क्या है कि आपका टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। एनर्जी ज्यादा लॉस होगा, थकोगे ज्यादा जल्दी, तो टाइम आपको इस सेम डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा लगेगा और यहाँ पे कम लगेगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हर्डल्स छोटे होने का मतलब क्या, हम लोग एंजाइम यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग एंजाइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एनर्जी कम लग रही है, हमने कम एनर्जी खर्च की है। जैसे हमने कम एनर्जी खर्च की तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ज्यादा समय मिलेगा। आई बात समझ? क्या ये बात आपको समझ में आई? नहीं तो वापस रिवाइंड करके पूछो। देखो, अब देखो, इस वाले केस में आपने हर्डल्स बढ़ा दी, मेरी छाती इतनी, और मुझे दौड़ना होगा इतने लंबे ऊपर, मेरी छाती के ऊपर की लकड़ियों को, तो क्या मैं दौड़ूंगा, थक जाऊंगा 2 मिनट में। लेकिन अगर हर्डल्स इतनी छोटी छोटी हो और मुझे दौड़ना हो तो मैं लंबा दौड़ दूंगा और कम समय में ही। तो यहाँ वाले केस में एंजाइम है, एनर्जी कम लॉस होगा, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो 2 तरह का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, एक रेड ग्रीन कलर से और एक रेड कलर से। ये जो ऊपर वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस बताती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, किसी एंजाइम, किसी रिएक्शन की हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन की एनर्जी है ऊपर की तरफ होगी, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है किस तरह से फॉरवर्ड हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है रिएक्शन या रुका हुआ है, ये चीज बता रहा है। अगर हम लोग ने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया और सबस्ट्रेट विदाउट एंजाइम ले रहे हैं, ग्रीन वाला कलर विदाउट एंजाइम को बता रहे हैं, ठीक। सबस्ट्रेट अगर हम लोग ने विदाउट एंजाइम लिया तो उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये वाला केस याद है आपको, समझ में आया ये वाला केस? उसको एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे इसको ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि वो स्टेट जब वो प्रोडक्ट बनने को आया हो जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट में लगभग तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप एंजाइम यूज कर रहे हो तो आपको एंजाइम यूज करने के बाद यहाँ पे क्या है, हर्डल्स छोटी हो जा रही है, एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए कम लगेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए ये जो एनर्जी आपको लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बात कर रहे हैं, वो एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके बाद से वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विद एंजाइम, रेड वाला क्या है, विद एंजाइम है, विद एंजाइम क्या लगेगी, कम लगेगी। तो आप लोगों ने देखा कि ये क्या है, एंजाइम के साथ और एंजाइम के बिना, एंजाइम, विदाउट एंजाइम और विद एंजाइम। विद एंजाइम में क्या आपको लगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी, सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम में क्या लगती है, कम लगती है। वहीं पे हम लोग अगर बात करेंगे विदाउट एंजाइम तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे ज्यादा लगने वाली है। ये बात क्लियर होती है, तो इसको मिटा देते हैं हम। तो जो एंजाइम टर्म कॉइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, डब्ल्यू कोहेन के द्वारा। और इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे लेक्चर का जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, इस लेक्चर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ई लर्निंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कीजिए। आप लाइव क्लासेस डाउट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 1 अगस्त आ चुका है, ये बहुत खुशी की बात है कि नीट के लिए डेट आ चुकी है, हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ के लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, डाउट करना चाहते हैं और क्वेश्चन हम लोगों के साथ शेयर करके पूछना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी स्पीड को 90 क्वेश्चंस को अगर आप 30 मिनट में बनाना चाहते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने प्रैक्टिस से पाया, ये आप भी पा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी पा रहे हैं। तो 90 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट आप टच करो। इसके लिए आप जुड़ो मुझसे, लाइव जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो उसको फिल करो और फिर डायरेक्टली हमसे लाइव क्लासेस कर सकते हैं। सारे लेक्चर का नोट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंजाइम के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। तो एक बार एमिल फिशर को एक सपना आया
मछली का, कुछ का भी। तो एमिल फिशर ने क्या सोचा, उसको सपना ये है, उसने माना कि जो एंजाइम है बेटा, वो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम के पास अपना एक स्पेसिफिक साइट होगा, एक्टिव साइट, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे, वही इस पे वही बात करेगा, यहाँ पे वही चीजें बाइंड करेंगी जो इसके आकार की होंगी। तो इसके आकार की यही शेप हो सकता है, और भी शेप तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसके आकार की जो शेप होगी वो यहाँ पे बाइंड करेगी। जैसे आप ताले में चाबी डालते हो तो किसी भी चाबी से वो ताला खुलेगा नहीं, किसी के मन में आएगा कि मास्टर कैसे खुल जाएगा, तो वो सब चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। तो प्रत्येक ताले की चाबी प्रत्येक चाबी से ही खुलेगी, किसी भी चाबी से कोई भी ताला नहीं खुलेगा। वैसे ही यहां पे इन्होंने क्या दिया, लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की मॉडल या थ्योरी को लॉक एंड की मॉडल दिया फिशर ने। इन्होंने कहा कि हर एंजाइम के साथ अपना एक्टिव साइट होता है, जहां पे कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। ये बहुत मुश्किल नहीं था, तभी जाके रिएक्शन आगे बनेगा और हमारा एंजाइम अलग से निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये चीजें हम लोगों ने समझी। ये फिशर ने कहा। कॉसलैंड एक साइंटिस्ट है, कॉसलैंड ने क्या कहा, कॉसलैंड भैया ने कहा कि हमारे पास एंजाइम्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, वो 3D डायमेंशनल हो सकते हैं, वो कौनो मर्जी में होंगे, किसी भी शेप में रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी को देखेगा तो वो एकदम सीधा साधा बन जाएगा कि आओ मेरे साथ बाइंड करो। मतलब वो किसी भी शेप में है, एंजाइम क्या है यहाँ पे किसी भी शेप में है, उसके पास कुछ 3D शेप है, ठीक है, ये किसी भी शेप में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है। लेकिन जैसे ही उसको लड़की वाले देखने वाले हैं, तो जैसे ही उसको लड़की देखने वाले हैं, मतलब सबस्ट्रेट इसको देखने हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एकदम सीधा साधा बन गया और उसी हिसाब से बना जिस तरह से लड़की वाला था। लड़की वाला था मतलब कि लड़की वाला स्क्वायर शेप था, तो ये किस तरह से बन गया, ये स्क्वायर शेप बन गया। अगर लड़की वाला स्फेरिकल होता तो ये कैसा बन जाता, ये स्फेरिकल बन जाता। अगर लड़की वाला ट्रायंगल होता इस तरह से, तो ये कैसा बन जाता, ये ट्रायंगल बन जाता। तो इसने इंड्यूस फिट थ्योरी बताई, उसने बोला कि एंजाइम जो होते हैं अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, कॉसलैंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा हाइपोथेसिस क्लियर होगा, क्या सही है, ये हम लोगों को समझना है। तो दोनों पढ़ रहे हैं हम लोग। इन्होंने कहा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दिया, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, फिट मॉडल या थ्योरी। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि ये लड़का है और ये लड़का जैसे मर्जी रहता है। लड़कों के हाल तो आप लोग जानते हो कि मैं दिखा नहीं सकता अपना रूम, बट वो बहुत ही विचित्र होगा एज यू नो। लेकिन जैसे यहाँ पे कोई मेंबर आने वाला होगा, लड़के वाले नहीं, घर वाले कोई मेरे आने वाले होंगे, तो वो क्या होगा कि एकदम बिस्तर और पूरा रूम एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मेंबर आने वाले होंगे वैसे मैं अपने रूम को सजा दूंगा। मेरे दोस्त आने वाले होंगे तो मैं क्या करूंगा, लेट इट बी कम, क्या फर्क पड़ता है। बट मेरे पेरेंट्स आएंगे, क्लियर, चकाचक। तो वैसे ही एंजाइम क्या होगा कि अपने रूम को बदल लेता है। जैसे जिस तरह का सबस्ट्रेट आएगा उस तरह से वो अपने एंजाइम अपने रूम को बदल लेगा। तो ये बात किसने कही, कॉसलैंड ने कहा। इसी का नाम क्या दे दिया बेटा, नहीं दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल दे दिया। इज इट क्लियर? अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज नीचे कमेंट में दे देना, और लाइव क्वेश्चंस पूछने होंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए ये वाला चीज यहाँ पे बाइंड कर जाएगा सबस्ट्रेट, और ये जैसे सबस्ट्रेट हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा तो बना देगा क्या बेटा, प्रोडक्ट बना देगा, और वापिस एंजाइम क्या होगा, जैसे का तैसा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरे पेरेंट गए, चले गए घर पे चले गए बेटा, शुभ, तो वो जैसे ही मेरे पेरेंट्स चले गए घर पे, तो मेरा रूम जैसे का तैसा वैसा छोड़ दूंगा। ये बात समझ में आती है? तो यही बात है कि जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा तो एंजाइम अपने रूप को 3D डायमेंशनल फॉर्म बना लेता है। किसी भी एंजाइम को सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो मैं अपने घर से रिलेटेड लेके बात करता हूँ। मेरा रूम था जैसे का तैसा पड़ा हुआ था, मैंने ऐसे छोड़ दिया उसके हाल पे, भगवान भरोसे नहीं, रूम के हाल पे छोड़ दिया। लेकिन जैसे पेरेंट्स आने वाले हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, एनर्जी खर्च करूंगा, मुझे साफ सफाई करनी पड़ेगी, मेरी एनर्जी लॉस होगी। वैसे एंजाइम क्या होगा, एंजाइम अपने स्टेबल स्टेट में रहता है, जिसको हम लोग डेल्जी कहते हैं। डेल्जी क्या है, फ्री एनर्जी है। क्या है, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी कभी भी इसकी क्या होती है, जीरो होती है। किसी भी रिएक्शन की अगर वो स्टेबल स्टेट पे होगा तो वो क्या होगा, जीरो होगा। वैसे जैसे वो रिएक्शन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। लॉस होने का मतलब कि वो जो हम लोगों ने ग्राफ देखा, वो एनर्जी क्या करेगा, खर्च कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी तक जा रहा है। वापिस हमने देखा जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो बेटा यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट नीचे बन रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया,
ये जीरो वाले स्टेट पे आ गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के बाद भी जो डेल जी होगा हमारा क्या हो जाएगा, जो फ्री एनर्जी होगा, जो गिब्स एनर्जी के भी नाम से इसको जानते हैं, तो फ्री एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये हम लोगों ने केमिकल में थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो गिब्स एनर्जी होते हैं वो रिएक्शन में, पूरे रिएक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। बनने से पहले, बनने के बाद जीरो होगा, बनने के दौरान उसकी एनर्जी क्या होती है, बदलती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं नीट में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। इंड्यूस फिट थ्योरम हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम के नेचर के हिसाब से। एंजाइम 6 तरह के होते हैं। एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड उसका नोमेनक्लेचर। उससे पहले थोड़ी सी और बात करते हैं हम लोग। एंजाइम जो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, एंजाइम होता है प्रोटीन। लेकिन क्या सारे ही एंजाइम जो होंगे वो प्रोटीन के बने होंगे, नहीं। कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स और सॉरी जो कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे आरएनएस, डीएनएस, वो एंजाइम्स प्रोटीन के नहीं बने होते, वो न्यूक्लिक एसिड के बने होंगे। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई, कोई खुशी, कोई गम वाली बात नहीं। ये होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, इसमें अच्छी बात, गुड। लेकिन क्या वो सिर्फ प्रोटीन रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा क्या, नहीं, वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं रहेगा। और जब वो एक्टिव नहीं रहे, इसका मतलब हम लोग उसको क्या नाम देने वाले हैं, इसको हम लोग एपो एंजाइम देने वाले हैं। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम मतलब क्या बेटा, एपो एंजाइम मतलब क्या कि वो एंजाइम जो कि एक्टिव नहीं है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनएक्टिव। आई बात समझ, इसको हम लोग कहेंगे इनएक्टिव एंजाइम। नाउ अगर आपने क्या किया, ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन में आपने जोड़ दिया कोई कोफैक्टर, प्रोटीन में आपने क्या जोड़ दिया, कोफैक्टर। सर ये कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर या तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो कोई मेटल हो सकता है, या फिर विटामिन्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो ये अलग अलग रूप से कोफैक्टर हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग प्रोटीन, यहां पे मैं प्रोटीन हटा के एपो एंजाइम लिख सकता हूं क्या, किसी को कोई दिक्कत, तो बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, लिखोगे तो मुझे दिखाई देगा, ठीक है। तो एपो एंजाइम क्या होगा, एपो एंजाइम अगर कोफैक्टर के साथ बाइंड करेगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम बन जाएगा। होलो एंजाइम क्या, कौन सा एंजाइम होता है, ये वो एंजाइम होता है जो एक्टिव फॉर्म में होगा, ये जो होगा एक्टिव फॉर्म में होगा। इतनी बात तो समझ में आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कोफैक्टर किस तरह से होंगे, किस किस तरह के कोफैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कोफैक्टर हो सकता है, या तो ये मेटल हो सकता है, पहला मेटालिक हो सकते हैं। मेटालिक भी दो तरह के होंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कुछ आयरन, कुछ मैग्नीशियम। जैसे अगर हम लोग काइनेज एंजाइम की बात करेंगे तो काइनेज एंजाइम में क्या चाहिए हमें, काइनेज एंजाइम में हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है। म्यूटेज जो हम लोग ने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा हुआ है, उसमें भी मैग्नीशियम चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एंजाइम्स के साथ हमें क्या चाहिए, ये मेटल्स चाहिए होते हैं। तो ये चीजें मेटालिक फॉर्म में कोफैक्टर हो सकता है। और मेटालिक फॉर्म में भी दो तरह से मेटल्स जुड़ते हैं, या फिर कोवेलेंटली बहुत ही टाइटली बॉन्ड होते हैं, तो मेटलो एक्टिव कहते हैं। अगर वो टाइटली बाइंड नहीं है, लूजली बाइंड होंगे, तो मेटल एक्टिव सब्सट्रेट के तौर पे देखे जाते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम काइनेज में जुड़ा होता है, ये लूजली बाइंडेड होता है। उसी तरह से हम लोग दूसरे कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो बात करने वाले हैं वो है कोफैक्टर में सेकंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे विटामिन B3 आप ले लो, तो अगर विटामिन B3 बहुत ही टाइटली बाउंडेड है, किसके साथ, प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ कैसे बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड है। अगर वो टाइटली बाउंडेड है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टाइटली बाउंडेड है प्रोटीन एपो एंजाइम के साथ, क्या, विटामिन B3, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अगर वो क्या हो, लूजली बाउंड हो, क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, यहां पे मैं B5 कर देता हूं और यहां पे मैं तीसरा नंबर कर देता हूं, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लूजली। फर्क क्या है, वो वीकली बाउंडेड है, ठीक है। तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, क्या हम लोग उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप ही कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो तब कहते हैं जब वो टाइटली बाइंड होता है। तो जब वो वीकली बाइंडेड होगा एपो एंजाइम के साथ, कोफैक्टर एग्जांपल पे विटामिन B5, वो एपो एंजाइम के साथ वीकली बाइंडेड होगा, तो हम लोग कहेंगे इसको को एंजाइम। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, तीन फैक्टर्स देखे। पहला हम लोग ने देखा कोफैक्टर में मेटल देखे, मेटल देखा। फिर हम लोग ने देखा
कोएंजाइम कोएंजाइम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, लेकिन ये कैसा होगा बेटा, ये वीकली बॉन्ड होगा, ठीक है, वीकली बॉन्ड होगा। तीसरा हम लोग ने देखा प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि क्या होगा, टाइटली बॉन्डेड होगा। होप सो कि यहाँ पे आपको चीजें समझ में आती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए कि मास्टर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर लाइव आप मुझसे जुड़ के पूछना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कोई चार्ज नहीं है, 0 कॉस्ट है उसका। और इस पूरे लेक्चर का नोट्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़ो। फिर भी एक चीज से मुझे दुखी है, मेरे व्यूअर्स, जो यूट्यूब मुझे बताता है कि आपके 50% मेरे अपने 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा व्यूअर्स जो हैं कि रेगुलर व्यूज देखते हैं रहते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी एनर्जी को थोड़ा खर्च कीजिए और घंटा बटन, बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब के बाद से। ठीक, तो देखने तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।